रिक्रिएट करेंगे हम लोग, है ना। सीन रिक्रिएशन समझते हैं। आवाज आ रही है पीछे? कैसे दुष्प्रभावित हो रहा है या नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। और अभी हमें ये देखना है कि जो अमेंडमेंट हमने प्लेस किए हाल फिलहाल में 2019 में, इस पे सवाल भी 2020 में आ गया है। 2020 में क्वेश्चन भी इस पे पूछा गया है। दूसरा, बौद्धिक संपदा जो है इसको लेकर के क्या प्रावधान है ना, ये भी देखना है। और फाइनली मार्केट फोर्सेस या निजी प्रशासन हमारे दायरे में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। ये 3 और इशूज अभी इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोगों को देखना और समझना है, ठीक है। और कोई आपके पास कोई सवाल तो नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। यूजुअली देखिए जो चेंजेस हुए हैं, जो अमेंडमेंट किए गए, उस पर जो क्वेश्चन भी आया था, अगर देखें तो ये क्वेश्चन था कि रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ द आरटीआई एक्ट, है ना, इम्पैक्टेड ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन डिस्कस। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हाल फिलहाल में आरटीआई कानून में जो संशोधन हुआ है, इससे सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता बड़े स्तर पर प्रभावित हुई। अमेंडमेंट किस चीज़ को लेकर के हुआ, इस क्वेश्चन को लिखेंगे भी बाद में और देखेंगे। अमेंडमेंट जो हुए आरटीआई एक्ट में, वो चीफ जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, जो सीआईसी और एसआईसी के मेंबर्स और चेयरमैन हैं, उनके सैलरी को लेकर के, सेवा की शर्तों को लेकर, पेंशन और जो उनके टेन्योर हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के अमेंडमेंट हुए, ठीक है। और अमेंडमेंट कुछ इस तरह के हुए हैं कि जो उन पर कंट्रोल है ना, कार्यपालिका का, वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बढ़ा दिया गया। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी पर नियंत्रण अगर किसी कार्यकारी संस्था का हो तो वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। इसको समझते हैं डिटेल से, क्या अमेंडमेंट किए गए, क्या हो सकता है। ये एक तरफ लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है 2005 का जो मौलिक कानून था ये है, और जुलाई के महीने में 2019 में जो कुछ चेंजेस किए हमने, उसके लिए दाहिने साइड में लिखा है। जैसे जो इसका टेन्योर है, इसके चेयरपर्सन मेंबर 5 साल का था, उसको अभी एक कर दिया गया कि केंद्र सरकार इसको क्या करेगी, तय करेगी। यानी आपने एक स्टैट्यूटरी बॉडी पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो देखने में तो लग रहा है कि बहुत अच्छा नहीं है। पहले पेंशन होता था, अब ये क्या है, नहीं, समाप्त करने की बात इसमें की गई अमेंडमेंट करके। इतना ही नहीं, जो सैलरी वगैरह दी जाती थी वो कैसी थी, ये देखिए। तो सीआईसी के जो अध्यक्ष हैं, इनको चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है, उनके बराबर की वेतन एवं सेवा की शर्तें दी जानी थी, ये हमने सिस्टम बनाया था। और दूसरा, सीआईसी के अन्य सदस्य और एसआईसी के अध्यक्ष, इन दोनों को चुनाव आयुक्तों के बराबर वेतन और सेवा की शर्तें देने की बात हमने की। ये वैसी ही बात है जैसे राज्यों के चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार के सचिव के बराबर होते हैं। तो एसआईसी राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य, इनका स्टेटस क्या है, बराबर है, एक जैसा। तो इनके लिए हमने चुनाव आयुक्त को जो देते हैं वेतन और सेवा की शर्तें, उसके बराबर में पैरिटी हमने कर दिया। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वैसा ही वेतन एवं सेवा की शर्तें हमने सीआईसी के चेयरपर्सन को देने की बात की। अन्य मेंबर जो एसआईसी के हैं, राज्य सूचना आयोग के जो अन्य सदस्य हैं, उनको वैसा ही पैसा मिलेगा जैसा हम राज्य के किसी चीफ सेक्रेटरी को देते हैं। इसके बारे में आप जानते हैं, स्टेट का बड़ा पावरफुल और बड़ा व्यक्ति है। अब ऐसा कर दिया गया कि ये केंद्र सरकार तय करेगी, है ना, तय किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। और 2020 का दूसरा ही प्रश्न इस तरह का था, जिसमें भावुकता में बच्चे जो आंसर लिखेंगे उनको 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। हिंदी में भी क्वेश्चंस निकाल देते हैं। ये एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, इसमें जो हालिया संशोधन है, इसमें जो संशोधन किया गया है, सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, विवेचना करिए। अब एक होता है कि करंट अफेयर्स, जो अभी तक आपने बात सुना वो क्या था, करंट अफेयर्स, उस आधार पर आंसर लिखेंगे तो करंट मार दे। तो गवर्नेंस की अंडरस्टैंडिंग के आधार पर करंट अफेयर्स का इस्तेमाल करते हुए हमें आंसरिंग करनी चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान देने की है। एक्जैक्टली पहले तो ये समझना है कि केंद्र सरकार ने अगर ऐसा किया है तो ऐसा क्यों किया होगा, मतलब ये केंद्र सरकार जो है ऐसा क्यों करेगी। चुनी गई सरकार है जो लोकप्रिय राजनीति में बिलीव करती है, इसको भी वोट बैंक में जाना, इसको भी डर है, तो भी इस तरह का काम क्यों करती है, कुछ तो बात होगी ना। ऐसे ही जानबूझ के कि चलो ये नहीं रहेगा, ये इसका पेंशन हटा दो, उसका अपने मन से क्या कर रही है, या क्या आर्बिट्रली कोई काम कर रही है। तो एक बच्चा ये कह सकता है, लिख सकता है कि भाई जो संशोधन किए गए हैं उससे पेंशन खत्म हो गया, वेतन एवं सेवा की शर्तों में कार्यपालिका का कंट्रोल हो गया, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है, इनकी स्वायत्तता भंग हो रही है बड़े स्तर पर, लोकतंत्र खतरे में है ना, ब्ला 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 एंड ब्ला। तो 10 नंबर, ये 2 नंबर क्वेश्चन है तो 10 नंबर का होगा, 150 में लिखना है। तो कितना आएगा, करंट अफेयर्स लिखने पे 2 नंबर या 3 नंबर आएगा। हमें पूरी बात करनी चाहिए, तर्क वितर्क पूरा ही करना चाहिए, पूरा ही कहानी समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है ना। और एग्जीक्यूटिव पर इतनी नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। जैसे अब तो आपका काफी चेंज हो गया, लेकिन शुरू में जो मूड था आपका, मतलब आप बनने वाले आईएएस हैं, और जो राजनेता का जो स्टाइल था आपका, वो हमें लगता है काफी कुछ चेंज हुआ है, बदलाव बहुत हुआ है और बहुत होगा, ठीक है। क्योंकि सिस्टम में जाना है ना, तो सिस्टम के जैसा होना चाहिए, सिस्टम के अनुरूप नहीं रहेंगे तो ऐसा ही होगा। जैसे आपसे कोई दूसरे बैच में, जहाँ पे अभी फिर से वही सब लॉ एंड ऑर्डर की शुरुआत हुई, तो हमने पूछा कि सीबीआई को लेकर कितने लोगों को नाराजगी है, ऐतराज है, कुछ आवाजें उठी थी। उसके बाद जब सीबीआई खत्म हुआ चैप्टर, तो हमने पूछा कि और अब नाराजगी किसको है, तो उन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं सही तो होनी चाहिए, तो बहुत जरूरी है ना। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन जो है, चीज़ें ये तो हो ही रही हैं और होना चाहिए ऐसा। और थोड़ा स्वभावतः भी रखना चाहिए कि हमें जो पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट ने कुछ अमेंड करने का किया, कुछ प्लेस किया, पॉलिसी बनाया, तो कुछ उसके अच्छे पॉइंट्स को भी निकालें, उसको खोजें। जैसे पिताजी डांट दिए, तो पिताजी खराब थोड़ी हैं, अच्छे ही करने के लिए कुछ डांटे होंगे। वो थोड़ा उम्र आगे बढ़ेंगी, उम्रें आगे बढ़ेंगी तो पता चलेगा कि डांट तो फायदा क्या,
आइए समझते हैं क्या दिक्कत हुआ और क्या क्या है। अब कहानी में पीछे चले जाएंगे थोड़ा, और पीछे कहानी में जाने के बाद हमें ये समझ में आएगा ये सब जो संस्थान है, ये इस तरह के फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बनाए, मतलब आयोग जो हमने बना लिया, चाहे नाम उसका CIC हो या SIC हो, ये तो पहले भी जो मूलभूत कानून था इस पर कार्यपालिका का नियंत्रण पहले से भी था, दबदबा पहले से था। कैसे होगा मेंबर या चेयरमैन कैसे आएंगे? प्राइम मिनिस्टर, वन नॉमिनेटेड मिनिस्टर बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड विपक्ष का नेता लोकसभा। तो अगर नाराज भी हो जाए विपक्ष का नेता तो भी कार्यपालिका जो चाहिए हो जाएगा, यानी इस पर भी कार्यपालिका का कंट्रोल क्या है, था ही था। तो कोई ऐसा शुभ का तत्व जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा कि एग्जीक्यूटिव के हाथ से बाहर रहा है। यहाँ पे भी देखें चीफ मिनिस्टर साहब और अपने कुछ मंत्री को लेकर केस में जा ही सकते हैं, जिसको चाहे वहां कर सकते हैं। अब एक्चुअल प्रॉब्लम देखिए क्या है, वास्तव में कौन मेंबर होगा उसके लिए जो हमने लिखा है, द वन हु हैज इमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, इमिनेंट शब्द लिखा है, इमिनेंट इन पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ, जो लोक जीवन में जाना माना होगा उसको हम यहां पर या यहां पर ले जाएंगे, ठीक है। और देखिए दोनों में कार्यपालिका का प्रभाव है, राज्य में संख्या ज्यादा होगी संस्था की ऐसी, या केंद्र में देखिए होगा ना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक, और यहां पे जितने राज्य हैं उतने, यानी दुरुपयोग ज्यादा अगर हुआ होगा तो कहां होगा, स्टेट्स में होगा, है ना। पॉइंट समझ आ रही है। अब जब ये लिखा हुआ है इमिनेंट इन पब्लिक लाइफ, तो अपने हिसाब से परिभाषा दे दीजिए इमिनेंट की, और उसमें उसको शामिल किए हुए रहिए जिसकी नियुक्ति आपको करनी है। तो राजनीतिक दलों से मेल खाते हुए, जो भी सत्तारूढ़ दल है उनके विचारों सिद्धांतों से मेल खाते हुए जो प्रोफेसर हैं, लॉयर हैं, या कोई पॉलिटिशियन है ना, निष्क्रिय राजनीति में है, जो विधायक नहीं बन पाया, जो राज्यपाल नहीं हो पाया, जो इवन मेयर भी नहीं बन पाया, चलो उसका क्या होगा, उसका कुछ तो होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी कुछ रास्ता निकाल देगी। और ऐसे जगह पे लंबे समय से कुछ है ना पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पे कुछ बिजनेस के लोगों को या कोई पॉलिटिकल लोगों को लेकर के हम रखें। SIC के मेंबर को भी साहब चीफ सेक्रेटरी के बराबर पैसा दे रहे हैं, साधारण थोड़ी है। तो कई चीफ सेक्रेटरी हम पाल के रखें, और अगर मान लीजिए कि वहां पर यहाँ पे पाइपलाइन में फंसी हुई है, ये डिस्पोजल हो नहीं रहा है, टाइम लिमिटिंग नहीं हो रही है, और बस एक बार कोई बन गया 5 साल के लिए उसको चीफ सेक्रेटरी का पैसा मिलता रहेगा, राजनीतिक सरपरस्ती चल रही है, तो इसे बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिर्फ कानून की संस्था है या संविधान में लिखी हुई संस्था है तो शुभ का तत्व है, ये भाव नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन का कितना क्रिटिसिज्म हुआ है, फाइनेंस कमीशन तो संवैधानिक संस्था है, उसमें सुधार करने के लिए हम लोगों ने कितना प्रस्ताव रखा है, सचिवालय व्यवस्था होना चाहिए, डेटा बैंक नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तथ्य आंकड़े एनालिसिस नहीं कर पाता है, राज्यों के जो डेटा होते हैं उसी पर इनको क्या है अपनी आश्रित रहना पड़ता है। तो ये सब चेंजेस अमेंडमेंट करने की जरूरत हमें है। तो ये भले ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन अब तक के जो अनुभव रहे, केंद्र सरकार का ये तर्क है कि इस्तेमाल नहीं हुआ, दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको हम क्यों ना चेंज करें। और वैसे भी गुड गवर्नेंस के प्रोसेस में पैसा बचाना है कि उड़ाना है। आप कभी इस बात का एस्पिरेशन मत रखिए कि नौकरी में जाने के बाद आपको पेंशन मिले, है ना। भारत एक विकासशील देश है जहां पहले ही नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बहुत है और ब्यूरोक्रेसी इसकी इतनी लंबी चौड़ी है। अगर उनको ये सब देते रहें वेलफेयरिज्म के नाम पे तो क्या है, बहुत सारा पैसा बर्बाद होगा। और रिटायरमेंट के बाद अगर आप पढ़े लिखे स्किलफुल हैं तो प्राइवेट प्लेयर्स आपको ले लेंगे, सरकार कोई रीअसाइनमेंट आपको दे देगी। अधिकारी तो दो बार रिटायर करते हैं, जैसे मान लीजिए हम रिटायर हुए, हो सकता है रेलवे में हम बुलेट ट्रेन के लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाए हों, उसमें चले गए 65 साल तक है, 5 साल के बाद फिर एक बार रिटायरमेंट आपका हो सकता है कि हम आपको उसके बाद किसी ट्राइब्यूनल में मेंबर बना दें, है ना। ये पॉसिबल है कि कोई आयोग बनाया जाए, ये पॉसिबल है कि आप राज्यपाल बनाए जाए। तो आपको कहाँ मतलब पैसा तो मिल रहा है उस काम का, अब पेंशन किस बात का चाहिए। अब फिर इससे वो इसको कहते हैं ठेठी करना, ये नहीं कि भाई राजनेताओं को पेंशन हो और हमें ना हो, फिर ये भी बात ठीक नहीं। राजनेता को पेंशन होना चाहिए क्योंकि वो करियर बहुत ही इनस्टेबिलिटी का है ना। आप कुछ ऐसे लोगों को मत देखिए जो लंबे समय से कई बार सांसद रहे, लोगों की उम्रें निकल जाती हैं, सरपंच नहीं बन पाते। बिहार में जिसको मुखिया कहते हैं, यूपी में जिसको ग्राम प्रधान कहते हैं, हरियाणा राजस्थान में जिसको सरपंच कहते हैं, यही बनना मुश्किल हो जाता है। विधायक सांसदी के चक्कर में जीवन गुजर जाता। तो अगर आप वहां पे पेंशन रखते हो, राजनीति में क्रमशः गरीब आदमी भी आ सकता है, आने की संभावनाएं रहती, मुख्य धारा से पिछड़ा। अगर आप उसमें रखेंगे तो थोड़ा आकर्षण रहेगा। और सिविल सर्विसेज में आज भी सेमी अर्बन एरिया के या अर्बन एरिया के लोगों का इंटेक्ट बहुत ही भारी मात्रा में, भारी संख्या में हो रहा है, तो उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना। वहां पे जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये भी जो है ये लॉजिक है सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाँ, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एक ही तरफ का बात है, बहुत अच्छा किया, ये भी नहीं कह सकते। जितनी चिंताएं हमने व्यक्त की जो इसको लेकर के कि स्वायत्तता पर क्या गंभीर प्रभाव डालेंगे, ये बिल्कुल चिंता जायज है ना, ये भी बात सही है। करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए जो असली बीमारी है उसको ठीक कर लेना। जैसे आप बुखार का दवा खा रहे हैं, डोलो ले रहे हैं, बुखार हो क्यों रहा है उसका जड़ से इलाज करें ना, रीजन का इलाज करें, कॉजेज का इलाज करें rather than सिम्टम का। तो सिम्टम का इलाज करने से नहीं होगा। समस्या कहां पर है कि हमने परिभाषित नहीं किया। अगर इमिनेंट इन पब्लिक लाइफ शब्द को परिभाषित कर दे, कोई मुख्यमंत्री दुरुपयोग नहीं कर पाए, चीजें ठीक हो जाएंगी। तो जो एक्चुअल चैलेंजेस है उसको ठीक करें। तो आपके लिए जो विचार होंगे, ना तो हम एक्स में जाना है, ना वाई में जाना है, ना राजनीतिक आइडियोलॉजी के आधार पर अपने आंसर को लिखना है। हमें तो सिविल सर्विसेज में जाना है और प्रश्न है तो उसमें भाई अमेंडमेंट किया गया है, ये तथ्य है, अच्छा ये किया गया तो केंद्र सरकार का तर्क क्या है, अच्छा इसका बुरा असर क्या पड़ेगा, और फिर निष्कर्ष क्या है, यही बात करना है। और निष्कर्ष में हमें ये बताना है कि इमिनेंट इन पब्लिक लाइफ शब्द को पुनर्परिभाषित कर दें, स्पष्टता से परिभाषित करें, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, इसका मिसयूज नहीं होगा। ठीक है, तो अनडिफाइंड जल्दी में बनाया हुआ कानून थोड़ा सा इस मामले में नजर आता है और सवाल भी पूछ दिया गया। तो देखिए सिर्फ करंट अफेयर्स कभी मत लिखिएगा, है ना। मैं आपको कई बार बोल रहा हूं ये बात कि जब भी प्रश्न पूछा जाए तो आप करंट की बातें तो लिखेंगे, लेकिन सिस्टम की बात जरूर लिखेंगे, जो अंडरस्टैंडिंग है उस चैप्टर को, उस विषय को लेकर के, तब आपके अंक बहुत अच्छे आएंगे, है ना। तो अगर 7-8 नंबर लेने का मन है इसमें 10 में, तो उसके लिए हमें दोनों ही तरफ से, यानी केंद्र सरकार के तर्क और ये जो क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि ये क्या है, विवेचना करने की बात है, डिस्कस करने की बात है।
आप इसको दोनों ही फॉर्मेट पे ले जाके बात करें, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होता कि इसी के पक्ष में तर्क दें, ऐसा टैगलाइन होता तो हम नहीं करेंगे, वो एक अलग पहलू हो जाता है, ठीक है। थोड़ा लिखिए, एक सब टाइटल दे दीजिए, आरटीआई कानून में, आरटीआई कानून में हालिया संशोधन, मतलब 2019 में हुआ है, और यूपीएससी में सब हाल में ही होता है, 2-3 साल 4 साल में जो हो रहा है समझिए हाल में ही है ना। हालिया संशोधन लिखिए, अंडरलाइन करके, चलाना ही बंद करना है, ये उधर एसी ऑन कर दीजिए। 2019 में, देखिए 2019 2019 में सूचना के अधिकार, सूचना के अधिकार कानून में, कानून में केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के सदस्यों ऑब्लिक अध्यक्ष के वेतन 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 एवं सेवा की शर्तों के संदर्भ में, सेवा की शर्तों के संदर्भ में पेंशन एवं कार्यकाल के संदर्भ में, कार्यकाल के संदर्भ में संशोधन किए गए हैं, जिसके संशोधन किए गए हैं, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्नांकित हैं, महत्वपूर्ण बिंदु निम्नांकित हैं, है ना। पॉइंट्स में पहला, इन संस्थाओं में सदस्यों ऑब्लिक अध्यक्ष का कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष था, जिसे अब केंद्र सरकार, जिसे अब केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाना है, केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाना है। दूसरा, सीआईसी ऑब्लिक एसआईसी, सीआईसी ऑब्लिक एसआईसी के सदस्यों ऑब्लिक अध्यक्ष, सदस्यों ऑब्लिक अध्यक्ष, अध्यक्ष के वेतन एवं सेवा की शर्तों संदर्भ में निम्नांकित व्यवस्थाएं की गई, निम्नांकित व्यवस्थाएं की गई। एबीसीडी कर दीजिए। ए, पहले सीआईसी के अध्यक्ष का वेतन एवं सेवा की शर्त मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के समान, मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के समान प्रस्तुत किया गया था। किंतु अब इसे केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाना है। हेलो, आवाज आ रही है? किंतु अब इसे केंद्र सरकार के द्वारा तय किया जाना। बी, सीआईसी के सदस्य एवं सीआईसी के सदस्य, केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य एवं राज्य सूचना आयोग एसआईसी के अध्यक्ष का वेतन एवं सेवा की शर्तें, वेतन एवं सेवा की शर्तें वैसी रखी गई हैं जैसी अन्य चुनाव आयुक्तों की होती हैं। अन्य चुनाव आयुक्तों की होती हैं, किंतु इसे भी संशोधित करके
इसे भी संशोधित करके केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया और उसे ही अंतिम फैसला करना है। सी, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को सूचना के अधिकार के मूलभूत कानून में, सूचना के अधिकार के मूलभूत कानून में मुख्य सचिव के बराबर, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के बराबर का वेतन व सुविधाएं दिए गए थे, किंतु 2019 में इस पर भी संशोधन करके केंद्र सरकार को अधिकार दे दिया गया। केंद्र सरकार को अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, एबीसीडी छोड़ करके मेजर पॉइंट लिखिए। 2019 में संशोधन के माध्यम से पेंशन की समाप्ति कर दी गई। ठीक है, नीचे एक सबटाइटल दे दीजिए, केंद्र के तर्क एवं उपर्युक्त संशोधन के औचित्य, है ना, औचित्य, व्हाट आर द रैशनल्स बिहाइंड दिस अमेंडमेंट, है ना, तर्क क्या है। कुछ पॉइंट्स। पहला, ऐसे संशोधन इस वजह से करने पड़े क्योंकि ऐसी संस्थाओं का सदुपयोग नहीं हो रहा था। दूसरा, राज्यों के स्तर पर ऐसा देखने को मिलता है कि राज्य सरकारों ने राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति के लिए दिए गए प्रावधान का उल्लंघन किया। नेक्स्ट, मूलभूत कानून यह कहता है कि जो लोक जीवन में जाने माने होंगे, इमिनेंट, होंगे, इमिनेंट इन पब्लिक लाइफ, उनके पास नियुक्ति की अर्हता, एलिजिबिलिटी या योग्यता है। ऐसे भी उदाहरण रहे हैं जब राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां की गई, है ना। नेक्स्ट, विशेषकर राज्य सूचना आयोग के स्तर पर याचिकाओं की बढ़ती श्रृंखला यह दर्शाती है कि अपील के मामलों में त्वरित निपटारे की कार्यवाही नहीं हो पा रही। ठीक है, त्वरित निपटारे की कार्यवाही नहीं हो पा रही। जहां जहां राजनीति है वहां गवर्नेंस का चैलेंजेस डेवलप हो जाता है, और उसको मीडिया या लोग अपने हिसाब से परसीव कर लेते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं।
अपनी अपनी बात कहते हैं, वो लॉजिकल प्राणी है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म का इंपैक्ट होता है। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह की स्थिति होगी, आप फर्ज करिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप देख रहे हैं कि मल्टीपल एजेंसियां ऐसी हमने बना रखी हैं जो पैसे उड़ा रही हैं खूब, और उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग बस बैठ गए हैं, 5 साल वो आनंद लेंगे, आप हटा भी नहीं सकते हैं, हटाने की प्रक्रिया आसान नहीं है, और दूसरा खर्च इतना हो रहा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा है। और अगर आप बहुमत की सरकार लेके चलते हैं, सुधार करने का मादा है, मूड है, तो कुछ आपके कुछ करने लायक कुछ तो होना चाहिए, तो अमेंडमेंट हो गया, इसलिए इस तरह का अमेंडमेंट है। पॉइंट देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें जो सरकार करती है आम नागरिकों को समझा नहीं पाती। अग्निवीर समझा नहीं पाई, वरना दुनिया में हर जगह ऐसा ही है ना। मान लीजिए कि हमें तोप चलाना है, तोपची जो है उसको गोला बारूद उठा के भरना है, अब वो देखने में जवान होने से थोड़ी हो, उठ ही नहीं रहा है गोला बारूद उसमें डालने के, कैसे होगा? असली में जो जवान है 18, 19, 20, 21 साल का, वो अगर रहेगा तो उसके शरीर में जज्बा है। दुनिया की कोई भी अच्छी, मतलब बात यह है कि आप रवांडा बरूदी को देखेंगे, सूडान को देखेंगे, मालदीव को देखेंगे, पाकिस्तान को देखेंगे, अमेरिका को देखेंगे, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके को देखेंगे या इन लोगों को देखेंगे जिनका नाम हमने पहले लिया, आप तय कर लीजिए। भाई हमारे 2 अंकल हैं, एक चीफ सेक्रेटरी है, धान का खेती कर रहे हैं, हमें तय करना है कि हम किसका फॉलो करें और किसके मार्ग पर चले। तो महाजनों ये गता सपन होता। और वैसे भी आजकल जो लड़ाई है वो टेक्नोलॉजी की लड़ाई है, इंसान की लड़ाई है नहीं। आपको खिला पिला के एक्सरसाइज करवा के बाएं मुड़ते चल भोग निकाल करा करके एक बम मारेगा ऊपर से, कहानी खत्म, अब सारा है ना। तो अब तो टेक्नोलॉजी का वार है, तो नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ कैसे हो सकता है? उसके बराबर बनना पड़ेगा ना। आपके अगल बगल इस तरह के लोग अगर हैं, आप देखते ही हैं, है ना, और उसी हमारे ऐसे दुश्मन खोजने की जरूरत ही नहीं हमें, तो उस केस में हमें तो थोड़ा सा काम करना ही होगा। और वैसे भी सोचिए 21 साल की उम्र तक एक तरफ होता है कि आप भर्ती ही ना करें, अगर एक तरफ ये होता कि 21 साल की उम्र तक हम बेरोजगार रहें, और एक ये है कि मेरा उम्र 21 साल है, आते में 14-15 लाख रुपए आ गया है अपना कमाई का, मेहनत का, इसी से लिया दिया नहीं, इसको टैक्स नहीं देना है, और फिजिकली फिट है, वॉरफेयर को डील करने का हैबिट हो चुका है, खतरे खेलने का और उससे जीने का एक कोऑर्डिनेशन कंडीशनिंग ब्रेन की बन चुकी है। तो क्या दिक्कत है? कोचिंग का फीस दो, आईएएस बनो, पिताजी से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है, आईपीएस बनो, है ना। माँ बाप के उनके पैसे पर काम करने से अच्छा है ना अपना कमाई किया हुआ पैसा, एमबीए कर लें हम आगे कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लें, कुछ और सीखें, कुछ और करें, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? अच्छा, ये किसने कहा कि ये यही दिन आ जाएगा आपके साथ? पहले तो दुनिया में जहाँ पे भी थोड़े टाइम के लिए एक्टिव मिलिट्री पर्सनल जो होते हैं, जो एकदम लड़ते हैं फ्रंट पे, उसके बाद भी तो लाइन बी लाइन सी है, बहुत लोग रिक्रूट होंगे, उन्हीं में से ले लेंगे, तो वहीं पर रहेंगे लंबे समय तक, उनकी कमिश्निंग हो जाएगी। और ये सब तो जवान के लिए है ना, कमीशन ऑफिसर के लिए थोड़ी ये सब हो रहा है, वो सब तो वैसे ही है जैसे होता है दुनिया में हर जगह ऐसा ही है, पॉइंट समझिए। तो लेकिन वही गवर्नमेंट समझा नहीं पाई, तो लोग होता है कि नौकरी खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है ना, ऐसा है वैसा है, विरोध भी हो जाता है। लेकिन जितने भी पॉलिसीज लाइन पे या जो भी ऐसी होती है उसमें गवर्नमेंट के जो लॉजिक है, सरकार के जो तर्क है, उसको चूज करना चाहिए। और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का इतना महत्वपूर्ण सोच नहीं होता है, और इस पर आज से काम नहीं हो रहा था, लंबे समय से हो रहा था, उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, ये पॉइंट। अब मान लीजिए कि बेरोजगारी को समाप्त करने के नाम पर बड़ी संख्या में मैनुअल फोर्स हम बनाते हैं टेक्नोलॉजी के युग में, तो हम जीतेंगे कि हारेंगे? आप ये बताइए। आपको देना है यूपीएससी का एग्जाम और आप एसएससी का किताब ला के भरिए घर में, एसएससी का क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करिए, पीसीएस का क्वेश्चन का खूब प्रैक्टिस करिए, कब बनेंगे आप आईएएस? पॉसिबिलिटीज है। तो सिस्टम को सिस्टम के नजर से भी थोड़ा देखना चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल के नजर से ऑर्गेनाइजेशंस को, सिस्टम्स को नहीं देखना चाहिए, है ना। तो ये पॉइंट है। और आप देखेंगे कि इस मामले पर भी धीरे धीरे इतना सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा लोगों में, क्योंकि ये तो आगे का बात बता दिया ना, ये भी गवर्नमेंट कर सकती है, बोलती ही नहीं कि हम आपके साथ क्या करेंगे, है ना। अब बात करते थे, ये भी तरीके थे, लेकिन थोड़ा ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के इसीलिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का महत्व भी दिखता है कि कुछ गोपनीय भी रखने की जरूरत है, सारी बातें बताने लायक नहीं होती, है ना। तो ये तर्क है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि भाई इसलिए हमें इसको ऐसा करना पड़ा। अब ऐसा होगा तो इसका बैड इंपैक्ट भी होगा, ऑब्वियस है, वो भी है। नीचे लिखे पैराग्राफ छोड़कर, उपर्युक्त संशोधन के नकारात्मक प्रभाव, है ना। इससे पहले कि लिखे कुछ पॉइंट समझ लेते। देखिए क्या होगा, एक तो देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, सीआईसी और एसआईसी क्या है? स्टैट्यूटरी है, और इस पर अगर कार्यपालिका इस कदर अपना कंट्रोल करती है, जैसा कि आपने देखा, तो ये कहीं से भी अच्छा तो नहीं कहा जाए, क्योंकि संवैधानिक संस्था स्टैट्यूटरी बॉडी, उसके बाद एक तरह से दर्जा आना चाहिए किसकी? कार्यकारी संस्थाओं। यहाँ पे उल्टा थोड़ा सा हो रहा है। ये ठीक बात है कि उनके अपने तर्क भी है, लेकिन ये मामला उतना अच्छा नजर नहीं आया, ये भी कमी है। दूसरा, अगर हम कोई चेयरपर्सन को या मेंबर को देखें जो बढ़िया काम कर रहा है, तो जो बढ़िया काम करेगा वो क्या होगा? सरकार का विरोधी होगा, भस्मासुर होगा, है ना। सरकार के अगेंस्ट भी आएंगे ना केसेस, अपील के मामले। और अगर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल इस कदर आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा? सरकार चुप कराने का काम करेगी, जितने आलोचक सिद्ध होंगे उनको नौकरी से हटा देगी सरकार। यही तुम्हारा कार्यकाल कल ही तक, जब कार्यपालिका हाथ में है तो कुछ भी किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि उसको भी पॉपुलर पॉलिटी का ख्याल रखना है, उसकी बदनामी होगी, चुनाव हार जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए थी, एकदम से अपने हाथ में कमांड ले लेना, वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी के सेंस में ये अच्छा नहीं माना जाएगा। एक तो सिंपल आपको लग ही रहा है कि ऑटोनॉमी थोड़ी सी जा रही है, और अगर आप सैलरी वैलरी पे कंट्रोल करते हैं कार्यपालिका की, तो इनके मोरल के लिए अच्छा नहीं है। पेंशन हटाते हैं, वो भी अच्छा नहीं है, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, ऐसा है ना। कुछ ऐसे जॉब में लोग हैं जो इसलिए भी अपनी सेवाओं को देना चाहते हैं, जो थोड़ा पेंशन के क्रेज में होंगे कि थोड़ा सा और कुछ अपडेट हो जाएगा। जैसे कौन बनता है ये सब? ज्यादातर आईएएस अफसर बनते हैं, है ना। और रिटायरमेंट के बाद जैसे चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुआ, उसको वहीं पे स्टेट में मुख्यमंत्री से नजदीकी रहती है, आप जानते हैं इन दोनों के रिश्ते कैसे होते हैं, उसके बाद वहीं पर हो जाएगा। तो ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए एक ये कैची फैक्टर होता है कि थोड़ा सा काम कर लेते हैं, और कुछ 5 साल, तो 60 साल में रिटायर हुए, 5 साल में और मौका मिल रहा है, अभी इतना हेल्थ वेल गड़बड़ नहीं, और थोड़ा सा पैसा अगर अपडेट हो जाता है, कुछ पैसा थोड़ा ज्यादा मिलने लगता है, तो काम करने में थोड़ा मन लगेगा। उनके लिए मोरल बूस्टिंग का काम ये करता है, और सीधे हम उड़ा दोगे तो फिर दिक्कत होगा। ये सब चुनौतियां भी हैं, ठीक है। पॉइंट्स लिख दीजिए। उपर्युक्त संशोधन के माध्यम से संशोधन के माध्यम से सांविधिक संस्थाओं के ऊपर
सांविधिक संस्थाओं के ऊपर कार्यकारी संगठन ऑब्लिक सत्ता का नियंत्रण स्थापित होने का खतरा बना हुआ है। ठीक है। दूसरा, जब कोई आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, आ रही है पीछे, जब कोई CIC ऑब्लिक SIC के अध्यक्ष या सदस्य अधिक सक्रियता से इतना कहानी वहानी लिख के तुम लोग देते हो ना, बच बच कर चला करते रहे हम उम्र भर, जिन कांटों से क्या खबर थी हमें कि चोट फूलों से भी लग जाया करते हैं। मतलब इतना शायराना जो मिजाज है अच्छी बात है वैसे तो, ये क्रिएटिविटी है अपने आप, है ना? लेकिन थोड़ा पहले पढ़ लो सूचना कार्य करके, उसके बाद कहाँ तक पीछे क्या लिखें? सरकार से सक्रियता से भूमिका संपादन करते हैं, सक्रियता से भूमिका संपादन करते हैं तो कार्यपालिका अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके ऐसे व्यक्ति को पद से हटा सकती। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे संगठनों की स्वायत्तता पर यह प्रहार है, स्वायत्तता पर यह प्रहार है। नेक्स्ट, पेंशन की समाप्ति से सदस्यों ऑब्लिक अध्यक्ष का मनोबल कम होगा। नेक्स्ट, इस प्रकार के संशोधन से एक ऐसी संस्कृति का विकास होगा जिससे सांविधिक संस्थाओं के सदस्यों ऑब्लिक अध्यक्ष के वेतन एवं सेवा की शर्तों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ता जाएगा। पैराग्राफ छोड़कर, अतः सूचना के अधिकार कानून में संशोधन करते हुए नियुक्ति के लिए अर्हता या योग्यता को ठीक प्रकार से परिभाषित कर दिया जाए। अर्थात इमिनेंट इन पब्लिक लाइफ, लोक जीवन में जाना माना, इसको इन्वर्टेड कॉमा ले लीजिए, को स्पष्टता से परिभाषित कर दिया जाए तो केंद्र या राज्य सरकारें नियुक्ति के समय अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगी और तब ऐसे कठोर संशोधनों की आवश्यकता ही नहीं होगी, है ना? कठोर संशोधनों की आवश्यकता ही नहीं, है ना? तो आप हर दिन सीखते जा रहे हैं कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसको चलाने के लिए कोई लॉ बनाए हैं या कोई प्रक्रिया है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है। तो क्वेश्चन इसी सबसे आते हैं यूपीएससी में, माइक्रो पॉइंट पर इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन, कोई प्रोसीजरल क्वेश्चन पूछते हैं, कोई मैक्रो टाइप की चीजें। अब देखिए आरटीआई में कितने डायमेंशन निकल गए। अब मैं चाहता तो 15 मिनट में खत्म कर देता ये, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बीमारी है, इसमें ये है, इसमें वैसा है, तो आपका भी ऐसे ही निकल जाता। एग्जाम में क्वेश्चन आता आप भी निकल जाता है ना? तो ये थोड़ा गंभीरता से देखने की जरूरत है।
ठीक है, अब ये प्रश्न लिख दीजिए जो आया हुआ है और आप आराम से इसको करने की स्थिति में होंगे। देखिए, सूचना का अधिकार 2020 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 यानी 150 का ही है, 150 वर्ड्स का है और 2020 में आ चुका है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन, किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, गंभीर प्रभाव डालेंगे, विवेचना कीजिए। ठीक है, हट जाएं। अच्छा, हाँ, कौन से नागरिक? ठीक है, बढ़ेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही काम ही कर रहे हैं, कोई भी आयुक्त है आता ही नहीं, तभी तो अमेंडमेंट हुआ है कि मेंबर हो गया है, वेतन सेवा की शर्तें एंजॉय हो रही हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी है, इसलिए यूज ही नहीं हो रहा है ना। कोई फिक्स नहीं है ना कि ये आईएएस होगा जिसका भर्ती करेंगे, इमिनेंट इन पब्लिक लाइफ, इसीलिए हो रहा है और इसीलिए ये संशोधन हुआ है। अब चूंकि कठोर इस हम्माम में सभी वैसे हैं, ताकि समय कठोर लग रहा है तो इसका फायदा उठा लेते हैं लोग राजनीतिक आधार पे और कहेंगे सरकार वैसा कर रही है, वैसा कर रही है, और इसीलिए ये संशोधन हुआ है। अब चूंकि कठोर है, देखने में कठोर लग रहा है तो इसका फायदा उठा लेते हैं लोग राजनीतिक आधार पे और कहेंगे सरकार वैसा कर रही है, वैसा कर रही है ना। लेकिन सरकार रुकी नहीं ना और हो गया, क्योंकि इस हम्माम में सभी वैसे हैं, ताकि सबके हैं, ताकि अच्छे होते हैं, है ना। इन राजनीतिक गलियारों में ताकि सबके पास हैं, तो इसलिए चुप चुप ही रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये इतना बड़ा कुछ मामला ये रहता तो आपको लगता है कि लोग जीने देते, रोड पे आते, हल्ला करते, एक और आंदोलन होता। क्योंकि इतना मिसयूज इसका ऑलरेडी हो चुका है। अब चूंकि हम लोग आम इंसान है, जैसे हम लोग को देखने में आते हैं कि अच्छा संवैधानिक संस्था है तो हाथ जोड़ लेते हैं, बहुत भयंकर हो, वित्त आयोग नाम है इसका, है ना, और ढूंढने से कहीं मिल नहीं रही ये संस्था किधर रहती है। जब गवर्नेंस पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा कि वित्त आयोग का हालत क्या है, गवर्नेंस पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा। केंद्रीय सूचना आयोग देखने में लग रहा है कि लोकतंत्र की एकदम संवर्धक, है ना, प्रतिरोधक और अद्वितीय अप्रतिम संस्था है। जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्या है, और इसके लिए अमेंडमेंट जरूरी थी, तो लेट से हुआ, पहले टाइम से होगा। अब एक तरह का और सवाल आएगा, इससे आईएएस और आईपीएस का झगड़ा और भी होगा। मैं इतना स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, कि एक सीमा भी है। गवर्नेंस में क्या होता है कि थोड़ा सा लॉ भी है, एक चम्मच राजनीति है, एक चम्मच प्रशासन है, एक चम्मच कानून है, एक चम्मच इकोनॉमी का है, इसमें सोसाइटी भी है, बहुत चीज़ें मिली हुई है और बड़ा सूक्ष्म संतुलन इसमें रखना पड़ता है ना। तो अभी ये मामला ऐसा है, रहेगा। क्या दिखाया था जी? आरटीआई का प्रिज्म है, प्रिज्म है। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म से प्रकाश निकलता है। जब हम सफेद, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भाव है। जैसे हम कैसे कहते हैं कि ऐसा करने से पुष्पित पल्लवित होगा, तो ऐसा थोड़ी कि फूल पत्ता डालने लगते हैं। ये मतलब ये हुआ कि आरटीआई अगर हम जानने का अवसर देते हैं तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म में आप जो श्वेत प्रकाश यहाँ से फायर करेंगे, यहाँ से, तो क्या होता है? प्रिज्म में सतरंगी यहाँ साफ साफ दिखने लगती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। श्वेत रंग में हर तरह के प्रकाश छुपे हुए हैं, तो ये गोपनीयता है। और प्रिज्म उसको क्या करता है? खोल देता है। तो पढ़े होंगे विब्योर या बैगनी, यहाँ पे नाला बैगनी से लेकर लाल तक, है ना, तो ये दिखने लगती है। यही है, तो उस गोपनीयता को ट्रांसपेरेंट करती है, डी इनवेलप करती है, डी क्लासिफाइड करती है। इसका मतलब प्रश्न लिख दिया आपने। अब एक दूसरा मामला हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। वो मामला है कि भाई जो बौद्धिक संपदा के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं वो बहुत अच्छी इसमें नहीं। अब हमें बात करनी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। एक अगला सबटाइटल दे दीजिए, बौद्धिक संपदा एवं आरटीआई। बौद्धिक संपदा एवं आरटीआई, ठीक है। देखिए पहले समझते हैं तो बौद्धिक संपदा क्या होती है। ऐसा कोई भी ज्ञान, नॉलेज, स्किल, कौशल, है ना, साहित्य, म्यूजिक, प्रोडक्ट, प्रोसेसेस जिसमें विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग किया गया, ठीक है, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें एक व्यवस्था ऐसी दी गई है, ऐसा कहा गया है कि आप जिस पार्टी से इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, मतलब मान लीजिए कि अगर सेकंड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप ये मांग रहे हैं तो सेक्शन 8 ये कहता है कि आप अगर किसी संगठन से मांगते हैं सूचना, जैसे यहाँ देखिए ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है यूपीएससी। चलिए आप ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और यहाँ कोई बच्चा है जो तैयारी कर रहा है। अब ये इनसे मांगता है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, पीटी दिया, उसने पूछा और टाइटल है सामान्य अध्ययन। क्या? सामान्य अध्ययन, विशेष अध्ययन नहीं, है ना, या बौद्धिक अध्ययन नहीं, सामान्य अध्ययन, जीएस। मान लीजिए जीएस में कुछ सवाल पूछा यूपीएससी, उसके आंसर फेंके हुए दुनिया में कहीं भी, है ना, गूगल करते मिल जाएंगे या कुछ किताब में है यहाँ। जब हम लोग लेने जाते थे तो कहती इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं बताएंगे। अब कोर्ट ने इतना डांट लगाया तो बता रही है, लेकिन 1 साल के बाद बताती है। जब उस बैच को निकाल लेगी, खत्म हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तब कहेगी कि ये आंसर, ये देखो, 1 साल के बाद बताइए। जबकि पीसीएस पहले ही से बता रहे हैं, हालांकि वो चलाने वाला आता नहीं, पीसीएस का गवर्नेंस गड़बड़ होता है, इसलिए वहाँ पे पीटी मेंस इंटरव्यू कोर्ट में केस, ये 4-5 स्टेज पाया जाता है। टाइमली एग्जाम होता नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कोई प्रोफेसर को बना दिया जाता है, चेयरमैन, पॉलिटिकल पोस्टिंग है, ये सब तो क्या है, तो प्रोफेसर हो गया, तो विधायक ही था पहले, वही बन गया है। तो इन लोगों को नहीं पता होगा ना कि सिस्टम चलाते कैसे हैं, ये आपके जैसे लोगों को पता हो, जो आईएएस बन के सिस्टम चलाया है, इसको पता है। तो यूपीएससी एग्जाम सोचिए इसी पृथ्वी पर, यही इसी देश में, जहाँ इतना भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार जो भी आप सोचिए सब है, तो राज्य में भी है, यहाँ भी, यहाँ तो बंद हो जाता है। फिर भी एक संस्था है जो काम कर ले जाती है, टाइमली एग्जाम हो जाता है, और एक नहीं कर पाती। रीजन क्या है? चलाने नहीं आता है। यहाँ पे ज्यादातर जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर होते हैं, इनको पता है। अब ये कोई अपना एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, उसके पहले ही सारे न्यायालय में कैविएट दे आएंगे, पहले यूपीएससी कैविएट दे आती है, हुजूर अगर हमारे विरुद्ध कोई लेकर आता है कंप्लेन तो बुरे नियत से आएगा। हम एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 320 ने हमें कहा है कि भर्ती का सिद्धांतीकरण करने वाले हम ही सुप्रीम बॉडी हैं, तो आप हमारा कृपया करके सहयोग करें। हालांकि हम आपके सहयोग के लिए तैयार हैं, आप जब भी बुलाएंगे हम आएंगे, लेकिन कृपया हमारे एग्जामिनेशन को रोकिए मत,
चलने दीजिए और आपसे बात भी करते रहेंगे, वो देखा जाए। तो इसमें क्या होता है, वो एग्जाम निकाल लेते हैं। पीसीएस वाले ये सब नहीं करते, उनको पता ही नहीं कैविएट होता क्या है। मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं थे, विधायक बन गए, कुछ थे या प्रोफेसर भी थे, तो सिस्टम चलाने थोड़ी आए। किसी फिजिक्स का ज्ञान, इकोनॉमिक्स का ज्ञान होने से ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाते हैं ये थोड़ी पता हो जाए। इसके लिए तो खिलाड़ी चाहिए। आई एम सॉरी का मेंबर जो लॉ पढ़ा है, जो मैनेजमेंट पढ़ा है, उसको चीजें सिस्टम की पता है क्या क्या हो सकता है, तो वो कैविएट देते नहीं। और ट्रांसपेरेंसी के नाम पे आइडियलिज्म है, जैसे क्वेश्चन मांगोगे आंसर तो हाँ लो ये लो आंसर, तब तक बच्चा क्या करेगा, 4 किताब निकालेगा, इस किताब में लिखा है इसका आंसर सी है, आपने कहा डी, गलत। अब हो जाएगा तो फिर से इसको निकालो, इतना क्वेश्चन को रिजल्ट फिर से लाओ, इस हैसल से बाहर वो निकल ही नहीं पाते। ठीक है, कभी भी देखिएगा किसी पीसीएस का एग्जाम ठीक से होगा ना तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर ठीक हो गया होगा, तभी होगा। जैसे राजस्थान में टाइमली होने लगा था तो एक आईएएस ऑफिसर्स बनाए गए थे, तभी फिर गड़बड़ हो गया। तो ऐसे जैसे झगड़ा भी हुआ, कोर्ट में केस भी हुआ, और वहाँ पे बच्चे ने कहा कि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, तो ये आप कैसे जवाब दें। जबरदस्त लॉजिक दिया जाए, कहा कि एनसीईआरटी बच्चे के लिए होती है, और हमारा जो है हम जो एग्जाम लेते हैं हम लिखते हैं डिग्री लेवल का, और ग्रेजुएशन से ऊपर और पोस्ट ग्रेजुएशन से नीचे हम तो ऑनर्स लेवल के लोगों को लेते हैं, हम डिफिकल्टी लेवल है। अब देखिए यूपीएससी का यही लिखा होगा, और यूपीएससी लिख के देती है, सतही ज्ञान को अंक नहीं दिया जाएगा, लिख के देती है, मार्क्स विल नॉट बी अलॉटेड फॉर mere superficial knowledge। तो एनसीईआरटी में कम उम्र में बच्चों को बहुत सी ऐसी बातें पढ़ाई जाती है पूरी सत्य नहीं होती है, धीरे धीरे आगे इवॉल्व होता है। ठीक है, जैसे आप बचपन से पढ़े हैं कि मूल अधिकार अमेरिका से हम लोग लिए, कोई जरूरी नहीं है। अब आप पढ़ेंगे, अब आपके लिए क्वेश्चन होगा कि हमारे यहाँ मूल अधिकार का जो क्या है, जो योजना है वो यूके का मॉडल और यूएसए का मॉडल का सम्मिश्रित मॉडल, मिक्स मॉडल, वैसे तो दिमागी कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन यही फैक्ट है एक्जैक्टली। अब बच्चे का एग्जाम देने नहीं आए हैं ना, अब एसएससी बैंक जाइए तो अभी भी लिखा होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टिक मार देंगे आपका हो जाएगा। या आपके एग्जाम में आता है कि राष्ट्रपति को कितना पैसा मिलेगा, तो उसके कितने कमरे हैं, राष्ट्रपति भवन का साइज क्या है, ये सब होता है ना। तो सबका अपना एक नेचर है, बच्चे में कुछ कुछ पढ़ाया जाता है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये समझ में आ गया कि राष्ट्रपति बड़ा, राज्यपाल छोटा। यूपीएससी में आओगे तो जैसे मैं सब उल्टा पढ़ा रहा हूँ, सब उल्टा पढ़ाते हैं, उल्टा दंगा बहा के सवाल पूछेंगे, आपसे सवाल पूछा जाएगा, पूछेंगे नहीं, ये सब इतना ईजी नहीं आता है वहाँ पे। यदि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पद एवं कर्तव्यों दायित्वों का एक समानांतर विश्लेषण किया जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति की तुलना में बड़े सत्तावादी, आर्बिट्रेटर, निर्णायक पद है, टिप्पणी करें, ऐसे सवाल पूछे। तो ऐसे बच्चे जो एकदम क्लोज मेंटालिटी से पढ़े हैं कि इनकी नियुक्ति वो करता है, ये छोटा वो बड़ा, ऐसा कैसे, उनको क्वेश्चन ही पचाने में पहले कष्ट होना शुरू हो जाए, तो कैसे परसीव करो। ये तो बच्चे के लिए था ना, अब बड़े हो गए तो अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी। ठीक है, तो ऐसी तमाम चीजें होती हैं। और क्या कमाल का लॉजिक उस व्यक्ति ने दिया, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट ने तुरंत, बिल्कुल सही बात, चलो खारिज मामला है ना। तो एग्जाम टाइमली होने लगा, तो चलाने वाला होना चाहिए, इसीलिए गवर्नेंस का जरूरत पड़ता है। खैर छोड़िए, सेक्शन 8 ये कहता है कि आप किसी संगठन से मांगते हैं कोई सवाल, कोई कुछ भी सूचना मांगते हैं, अगर ये संगठन कह देता है कि इसका आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो आप उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये बड़ी हमने डुअल तरीके की चीजें इसमें रख दी, अच्छा नहीं। मतलब हमने किसी ऐसा किया कि अपराधी को ही न्यायाधीश भी बना लिया, जिससे सूचना मांगा जाएगा तो घर में खड़ा होगा, और उसी को अधिकार है कि यदि वो प्रमाणित कर दे कि ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो आप उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो आपके ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे, सबके समाधान हो गए जब आप इससे पहले कैसे भेजेंगे लिखा पढ़ी करके। पीएम केयर फंड आरटीआई में आता है कि नहीं आता है, या इधर होता है कि बहुत सारा चीज़ है, आईपी के तहत नहीं होगा। पीएम केयर फंड के संचालन की पद्धति अगर बता दी जाए लोगों को, तो रॉकफेलर फाउंडेशन जीने नहीं देगा, हमें मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन खा जाएगा। हम कैसे उसको जनरेट करते हैं, फंड कैसे रखते हैं, ये तो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, ये हम कैसे बताएं। तो ऐसी बात हो गई कि आप डीएमएसपी बने और आपसे अपराधी पूछे कि सर कल कहाँ जाइएगा छापा मारने, आप नहीं बताओगे ना, या आपके छापा मारने की पद्धति क्या हो, आप कैसे जांच करते हैं। मान लीजिए इनकम टैक्स, पुलिस तो छोड़ बाहर है, सेक्शन 8B पुलिसिंग, आप स्टूडेंट्स मॉडल जानते हैं, स्टूडेंट का मॉडल, पुलिस को बाहर रखा है तो इनकम टैक्स का ले लेते हैं। मान लीजिए हम इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर है, तो इनकम टैक्स की जो रेट होती है ना, वो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स कमिश्नर के ठीक नीचे, आप आईआरएस बनोगे, आप आईएएस बनो, फिर अगर कोई बनता है तो क्या बनेगा, पहले असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर इनकम टैक्स, उसके बाद जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स, उसके बाद क्या होगा, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, फिर होगा कमिश्नर इनकम टैक्स, जो एक सर्किल का मालिक होगा। मान लीजिए दिल्ली की एक सर्किल है, उसका बॉस हो गए, और आपने रेड हो ही नहीं सकता इनकम टैक्स का, कहाँ किसके ऑफिस से होगा, एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स के ऑफिस से ही रेड इनिशिएट होती है, नीचे के कभी नहीं होते। तो कोई इंस्पेक्टर लेवल पे या कोई और असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, ये इनके बस की नहीं। ठीक है, अब जब रेड किया जाता है, जब ऐसे छापा मारा जाता है, तो ये असामाजिक कार्रवाई मानी जाती है प्रशासन, ये अच्छा नहीं माना जाता। मतलब स्टेट नहीं चाहता है कि हम इंडिविजुअल को जबरन घर में जाके और हम उसका घर द्वार तोड़ ताड़ के पैसे खोजें, ये हम चाहते नहीं, लेकिन मजबूर करने पर चाहना पड़ता है। तो जब भी रेड होगा तो रेड कैन नॉट बी फियास्को, ये कभी फियास्को नहीं होता। मतलब रेड हुआ तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। आप कभी ऐसा न्यूज़ में नहीं पढ़े हैं यहाँ पर रेड हुआ कुछ नहीं मिला, एक चौन नहीं पाया गया, वाह वाह, ऐसा नहीं। हमेशा पढ़े होंगे इतना करोड़, इतना पैसा, ये वो, ये ऐसा पाया गया। तो क्या करते हैं वो, एकदम से एक एक चीज़ की शिनाख्त करके, अच्छे से रेकी करके, बहुत आगे पीछे पड़ गया, एकदम आपके ब्लड स्ट्रीम भी जान जाएंगे किधर बह रहा है, तभी वो जाते हैं। सुबह में 5 ही बजे पहुँच के धीरे धीरे, जैसे कूड़ा वाला आता है उसको पहले ही वहाँ खड़े रहते हैं, आपके सभी घर में चले जाएंगे। उसके बाद कहेंगे कि बस शांति से रहिए कुछ देर तक, और उसके बाद सब इधर उधर करेंगे। ठीक है, तो ये अगर जो है इसकी पद्धति क्या है, अब ये उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रेकी कैसे करते हैं, ये ना हमें मालूम है, ना किसी भी तरह के किसी विद्वान को मालूम नहीं। कुछ चीज़ें उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काम करने के तरीके, तो वो कैसे बता देंगे। अब कहोगे आरटीआई लगा के कैसे आप करते हैं, बताइए क्या कहेगा एडिशनल कमिश्नर, चलो अजनबी बन जाएं हम लोग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना। तो कुछ तो लॉजिकल है भी कि ऐसा अगर दिया गया है तो ये होना चाहिए, लेकिन ये ठीक नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। जब संगठन को लगेगा कि सूचना देने का मन नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह देगी। जैसे हमने आपको यहाँ का एग्जाम्पल दिया, ये अब दे भी रही है सूचना, तो एग्जाम खत्म होने के बाद ही देती है। आप इनका एग्जाम्पल मत लिखना, आपको बता दिया हमने, क्योंकि फायरिंग लाइन पे नहीं आना चाहिए, कुछ तो समझदारी भी चाहिए, है ना। समझदारी समझते हैं ना, विजडम। तो विजडम और इंटेलेक्ट 2 चीज़ें होती हैं, दोनों जब मिलेंगे ना तो राजा व्यक्ति बनता है।
वरना सिर्फ इंटेलेक्ट से कुछ होता तो बीरबल ही राजा होता, अकबर नहीं होता। ठीक है, विजडम बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे बच्चे, यूपीएससी कहती है कि पीटी में हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, और पीटी में भी बच्चे क्या है, अगर फेल हो गए तो जाके चिट्ठी लिखाते हैं यूपीएससी में कि हमारा री एग्जामिन किया जाए आंसर सीट का। ठीक है, देखा जाए उसका, या उसके लिए भी आरटीआई अप्लाई कर लें, तो वहाँ पहले ही से प्रिंट करके लिखा होता है, योर आंसर सीट हैज बीन रीचेक्ड एंड यू फाउंड डिस्क्वालिफाइड इन द एबव एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, कुछ ऊपर लिखा ना, नीचे मोहर मारेगा, स्पीड पोस्ट से भेज देगा। उसके बाद फिर पूछताछ करोगे ज़्यादा तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगा कि क्या करेगा आगे, तो इससे बचना चाहिए। प्रीलिम्स में कहती है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में लिखा हुआ आएगा कि पीटी में हम कोई बातचीत नहीं करते, नो इंटरेक्शन विल टेक प्लेस, है ना, एज फार एज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज कंसर्न। ठीक है, वेदर इट इज डिजिटल, फिजिकल, किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन उसको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इंटरेक्शन लोग करते तो जवाब देती है ना, उतना ही तंग करना चाहिए जितना सहन हो जाए। मेंस में इंटरेक्शन करो, पीटी में नहीं, लिख के देती है। ठीक है, और उसके पास तरीके तो 50 हैं, लेकिन ऐसा है कि अब बहुत सी बातें उसको सब छोड़ देना है। जब तक यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, इनके लिए जैसे कभी वहाँ को आंदोलन हो जाए, तो कुछ बच्चे नहीं होते हैं, हाँ हाँ चलो हम लीडर बन गए, तो सेक्रेटरी बुलाएंगे वहाँ पे, कौन कौन नेता है जरा बुलाना, तो चले गए, अपना नाम, रोल नंबर सब बताए वहाँ पे हैं। उसके बाद और फिर मत पूछना कि उसके बाद, इसलिए इसे तो फायरिंग लाइन से दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, तीसरी आंख ना खुले कहीं पे, ये बहुत जरूरी है काम करने, लिख दीजिए। बौद्धिक संपदा के स्तर पर, बौद्धिक संपदा के स्तर पर सूचना के अधिकार कानून में, सूचना के अधिकार कानून में व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से नहीं दी गई, ठीक प्रकार से नहीं दी गई हैं, और यह कहा गया है, यह कहा गया है कि, यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति किसी संगठन से, किसी संगठन से किसी संगठन से किसी संगठन से प्रश्न पूछता है, और वह संगठन यह प्रमाणित कर देता है, वह संगठन यह प्रमाणित कर देता है कि यह मांगी गई सूचना उसकी बौद्धिक संपत्ति से, मांगी गई सूचना उसकी बौद्धिक संपत्ति से जुड़ी हुई है, बौद्धिक संपत्ति से जुड़ी हुई, तो वह संगठन सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है, सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है ना। पैराग्राफ 4। इस प्रकार की व्यवस्था में निम्नलिखित चुनौतियां, इस प्रकार की व्यवस्था में निम्नलिखित चुनौतियां देखने को मिलती हैं, एबीसीडी कर दीजिए। ए, नौकरशाही को अपने अधिकारों के दुरुपयोग करने का अवसर मिलता है, दुरुपयोग करने का अवसर मिलता है। दूसरा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यह कहती है कि कॉमा सामान्य अध्ययन को, जनरल
अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, पब्लिक ज्ञान, ऐसा लिख दीजिए। सामान्य ज्ञान को बौद्धिक संपदा नहीं समझा जाना चाहिए, है ना। जैसे कोई सरकारी कंपनी है और आप पूछें उनसे कि कैसे बनाते हो, टूथपेस्ट बना रही है, तो अब वो कहेगी बौद्धिक संपदा है, जबकि क्लोजअप और बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो बता रहे हैं ऑलरेडी कि इसमें क्या क्या डलता है, कैसे बना है, क्या है। तो ये जनरल अवेयरनेस का, ये कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है अपने आप। नेक्स्ट, जिस संगठन से सूचना मांगी गई हो, जिस संगठन से सूचना मांगी गई हो, उस संगठन को यह घोषित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आर्यवर्त, यह घोषित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि बौद्धिक संपदा क्या है, बौद्धिक संपदा क्या है ना, क्वेश्चन मार्क। इसके लिए कोई अलग संस्थान होने चाहिए, है ना। तो मान लीजिए किसी एक संस्थान से पूछा गया तो कोई वही संगठन हो जो बताए कि इसके कॉन्टेक्स्ट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है ना। एक होता है ना कि नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस, आप अगर किसी दो पक्ष के बीच में विवाद है तो तीसरा पक्ष न्यायाधीश होगा, और अगर दो पक्ष के बीच विवाद है और उसी में से एक पक्ष न्यायाधीश हो जाए तो ये न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत का उल्लंघन है। तो ये भी ठीक नहीं है जो यहाँ पे दिया गया है। मनमोहन गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट करने के लिए प्रोसेस कर लिया था अपने लास्ट टाइम में, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, मतलब 16वीं लोकसभा में हार गए चुनाव, तो उसके बाद मामला ही बदल गया। अब ये सरकार जब इस बात को समझेगी तो फिर ये प्रोसेस करेंगे, क्योंकि आरटीआई की लड़ाई लंबी है और आप जानते हैं कि अगर होना होता तो मोरारजी देसाई कितना पहले टास्क फोर्स बनाए थे, लेकिन कहाँ आके मनमोहन सिंह जी के टाइम में आरटीआई मिला। मतलब सूचना के अधिकार के बारे में आप क्या सोचते थे पहले कि मतलब कैसे पढ़ना हो। आज आपके पास जो डायमेंशन है, इससे रिलेटेड चीज़ें अच्छे से ढंग से समझ पाएंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, ऐसे आएगा तो वो भी कर लेंगे, कुछ भी पूछा जाए आप सभी कुछ करने की स्थिति में होते। ठीक है, तो ये सब अमेंडमेंट करने के लिए एक सुझाव दे दीजिए, पैराग्राफ छोड़िए। उपर्युक्त प्रकार के व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार कानून में संशोधन होना चाहिए। ठीक है, एक सवाल लिख दीजिए यहाँ पे, बौद्धिक संपदा के नाम पर आरटीआई कानून का दुरुपयोग सरकारी एजेंसियां कर रही हैं, इसकी चुनौतियों को समझाएं और सुधार के उपाय बताएं। ठीक है, इट कैन बी इन 150 वर्ड्स, इवन इन 250 वर्ड्स। उम्मीद कम है 250 में, इसी की उम्मीद ज़्यादा इसमें। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड पहले आरटीआई के बारे में ब्रीफ कुछ एक इंट्रोडक्शन देखें, चैलेंजेस क्या है और इसको ठीक करने के लिए अमेंडमेंट प्लेस करने चाहिए, ये बताएं। बौद्धिक संपदा के नाम पर आरटीआई कानून का दुरुपयोग सरकारी एजेंसियां कर सकती हैं, क्वेश्चन मार्क। इसकी चुनौतियों को समझाएं और सुधार के उपाय बताएं। क्यों कर सकती हैं, प्रावधान देकर बताना है, और सुधारने के लिए क्या होना चाहिए ये भी बताएं। क्यों कर सकती हैं, क्योंकि उसी संगठन को सर्टिफिकेट देने का अधिकार है कि बौद्धिक संपदा क्या है। ये ठीक नहीं। अब एक आखिरी मुद्दा आरटीआई का डिस्कस करना है, फिर अगले चैप्टर में हम लोग जाएंगे। उसका नाम है कि मार्केट फोर्सेस या बाजार को इसके दायरे में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा समझबूझ होगा उसके बेसिस पर कुछ बात करनी है। समझिए, देखिए, अगर आप आरटीआई के दायरे में है ना लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या होगा, तर्क वितर्क दोनों में देखेंगे। एक तो पहले हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए तर्क क्या है ना, कि निजी संगठन नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो स्टेटिज्म बढ़ेगा, राज्यवाद बढ़ेगा, राज्य की भूमिका निजी क्षेत्र में बढ़ेगी। गवर्नेंस में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नेंस। राज्य के आकार को बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, छोटा करते हैं। और ये अगर करेंगे तो गवर्नेंस के सोच के विपरीत काम होगा। बाजारीय शक्तियां खुद ही पारदर्शिता को बढ़ाती हैं, और ये ऐसा करके हम पारदर्शिता पर नियंत्रण लगाने का काम करते हैं, जो ठीक नहीं है। इससे जो इन्वेस्टमेंट हमारा थोड़ा हैम्पर्ड होगा, कम होगा, क्योंकि लगेगा निजी संगठनों को, मार्केट को, कि ये जो कंट्री है ये रेगुलेटरी नेचर का है। ये कैसा है, रेगुलेटरी स्टेट है ना। हमें फैसिलिटेटर होना चाहिए रादर देन कि रेगुलेटर, काटने वाले, धमकाने वाले नहीं होना चाहिए। तो मार्केट फोर्सेस आए कुछ काम करने के लिए तो होना ही चाहिए, हाँ आओ, जमीन चाहिए ले लो, लोन चाहिए ले लो, आगे बढ़ो, है ना, हमारे लोगों को रोजगार दो, हमें भी टैक्स दो, ये होना चाहिए। हम अगर ये नहीं करते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा। हमारे लोग भी पैसे लेके यहाँ से वापस चले जाएंगे। जो इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं वो भी दूसरी जगह लगाएंगे। आवाज की दुनिया कोई ऐसी थोड़ी है कि यहीं पर रहना जरूरी है। ये नागरिकता, ये वो ऐसा वैसा, ये सब जो अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण थोड़ी है। जैसे आपको क्या लगता है कि CAA पर क्या क्वेश्चन आ सकता है? गवर्नेंस से लिंक करके सवाल बनाए जा सकते हैं कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि आज के समय में नागरिकता के स्थान पर सिटीजनरी राइट्स, नागरिक अधिकार, गवर्नेंस के अधिक महत्वपूर्ण हैं CAA कानून और उस पर होने वाले विरोध को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त करें। जैसे अक्षय कुमार को देखिए, कनाडा का भी सिटीजनशिप है, इंडिया का है, कभी प्रेसाइज करोगे ना तुरंत आपको अलविदा कह दें। किसी को भी अगर यूनाइटेड स्टेट्स जाने का मौका मिल जाए, कनाडा में बसने का मौका मिल जाए, जहाँ अच्छा हवा पानी सब कुछ और भी अच्छा सब हो, रोजगार 400% हो, तो वो क्यों यहाँ रहना चाहेगा? लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है? नागरिकता इंपॉर्टेंट है कि रोटी इंपॉर्टेंट है? गवर्नेंस महत्वपूर्ण है ना। और हम लड़ाई किस बात कर रहे हैं? किस बात का? नागरिकता खेल रहे हैं। चलिए ले चलते हैं सूडान का नागरिकता दिलाने, चलो भाई। अभी कहा जाए पाकिस्तान की नागरिकता, कमांडर बरूडी की नागरिकता,
मालदीव की ले लो नागरिकता, चलो लेने। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं फ्रांस, जैसे ही कहते हैं कनाडा, जैसे ही कहते हैं यूएस, तो चौंकने लगता है कि नागरिकता मिले ना मिले तो जाने को साहब बस कुछ व्यवस्था कर दीजिए। आपको अंदाजा नहीं होगा, अमेरिका एक दिन में 50,000 लोगों को, कितना 50,000, मैं मिनिमम आपको बोल रहा हूँ, एवरेज निकाला हुआ जो उनके होमलैंड सिक्योरिटी का जो डेटा है वो बोल रहा हूँ, उसको डेली 50,000 लोगों को डिटेंशन सेंटर में फेंक देता है। बाउंड्री खुली है मैक्सिको के पास, ये किन प्रकार अमेरिका में एंट्री मारना चाहता है। और वो क्या करता है, पीछे धकेल करके लोहे के पिंजरे में उठा उठा ऐसे डाल देता है, और खाना वाना देता है, पैसे का भाव तो है नहीं, अमेरिका गरीब देश तो है नहीं, खूब खिलाता है, खूब खाओ पियो, बाउंड्री के पीछे रहो बस। इधर बताओ यूएस में एंट्री नहीं कर पाओ, लोग क्यों जाना चाहते हैं अमेरिका, बताइए। आज सीरिया के लोग इटली में एंट्री क्यों मार रहे हैं, इटली इज द गेटवे टू एंटर इन द यूरोप। इटली वो जगह है जहाँ पे कभी कोलोसियम हुआ करता था, आप पढ़े होंगे। मार्कस ऑरेलियस नाम का राजा आया, एक खेल था ग्लैडिएटर का, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को मारता था और लोग ताली बजाते थे, जैसे कि वो खेल था खूनी खेल, जब तक एक दूसरा मर ना जाए तब तक खेल चलता था। जैसे गोल ऐसा होता था, कोलोसियम बोलते थे उसको, हिस्ट्री में पढ़ोगे। और वो एक तरीके से 7 वंडर्स में भी है, और एक्जैक्टली वहाँ पे लोग बैठते थे, ताली बजाते थे। जैसे एक ने दूसरे का हाथ काट दिया तो ऐसे खून बहा, तो लोगों ने ताली बजा, वाह 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 कितना गजब 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 खून बहा, मार दो इसको, ऐसे विभत्स थे, है ना। आज वो सबसे डेमोक्रेटिक हो गए। स्पार्टा जहाँ थी यूनान ग्रीस के आसपास, वहाँ महिलाओं की क्या हालत थी, वहाँ पे किस तरह से जो भी कमजोर होगा स्पार्टा में जी नहीं पाता था। तो आज वेस्टर्न कल्चर में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटरनिटी, महिलाओं की इज्जत की बात, बराबरी की बात जो होती, क्यों होती, इतना कष्ट हुआ है। जहाँ पे अति होगा वहीं पे ना एक दिन होगा पुनर्जागरण, रेनेसांस। वेयर इज द प्लेस ऑफ रेनेसांस, इटली। लोगों का दिमाग घूम के छोड़े यार, मारकाट हो गया। रेनेसांस व्हाट, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, पुनर्जागरण। जब हमें ये नहीं करना, ये दमन नहीं करना, इस तरह का नहीं करना। पश्चिमी दुनिया में कोई हस्बैंड खूब कमाता भी होगा तो आएगा, देखेगा कि वाइफ अगर बच्चे को पढ़ा उड़ा रही है, कुछ कर रही है, किसी काम में बिजी है, क्या करेगा वो, आके कपड़े चेंज करके तो किचन में खाना बनाने लगे। हो सकता है बिलियनर हो, वो ये सोच नहीं रखता है। हमारे यहाँ हर पति सोचता है वाजिद अली शाह है, और भले कुछ ना करता हो, टाइम पास करके आया हो, वाइफ ही कमा के आती हो नौकरी करके, लेकिन वही खाना बनाएगी, वाजिद अली शाह को भोजन चाहिए। पंच परमेश्वर की संकल्पना हमारे यहाँ पाई जाती है, ये वहाँ पे थोड़ी होता है ना। ये सब जो इक्वालिटी और ये सब चीज हुआ है, उन्होंने सीखा है, उन्होंने लर्न किया है अपने हिस्ट्री से, कल्चर से, धीरे धीरे। इटली जो है ना बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन है, मानववादी। अब लोग क्या करते हैं कि मेडिटेरियन सी में आप चले जाइए, भूमध्य सागर में किसी भी तरह का नाव छोटे, भूमध्य सागर में किसी भी तरह का नाव छोटा डेंगी वेंगी लेके उसी में सीरिया उरिया के लोग चले जाते हैं, और इटालियन अथॉरिटीज के सामने पड़ जाइए बस, और हाथ उठा दीजिए, तो ऐसे ऐसे करेंगे, फिर आपको लेके जाएं, गोली नहीं मारेंगे, उठा के ले जाएं। उसके बाद समझाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, नहलाएंगे, धोलाएंगे, यही चाहिए, ये वहाँ मिला नहीं है। वरना नागरिकता तो था ही, वहाँ का नागरिक है भाई, वो यहाँ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहेंगे, चले जाओ जाओ अपना मदरलैंड, कहेगा साहब गोली मार दीजिए, जस्ट शूट मी, है ना। देखिए कि फिर उसके काउंसलर के पास लगाया जाए, जो ह्यूमैनिटेरियन है ना, गोली नहीं मार सकता, नहीं भगा सकता ऐसे। चाइना होता तो छोटा छोटा करके पीस, मेडिटेरेनियन सी में एक यहाँ गिराता, अगला ब्लड वहाँ गिरता, आगे से कोई हिम्मत नहीं करता उसमें आने का। चाइना तो है नहीं, इटली ह्यूमैनिटेरियन है, पहले खूब समझाता है, मनाता है, डॉक्टर को लगाता है, डॉक्टरों की टीम लगाता है कि दिमाग ठीक करो बेचारे का, इसको कहो कि मदरलैंड मत छोड़ो, चले जाओ। अब वो मानेगा नहीं, वो तो इसीलिए आया था कि ये ह्यूमैनिटेरियन, दूसरे गोली मार देंगे, ये नहीं मारेगा। फिर धीरे धीरे रखते तो लाओ भाई लाओ इसको, चलो रहो यहीं पर, कोई काम में लगा देंगे, रोजगार है ही। वेस्ट में 300-400% एम्प्लॉयमेंट, यूएस में एक व्यक्ति के पीछे 4 कंपनियां हैं। अब एक बार वहां चले गए, देखने में गोरे थे ही, यहाँ वहां पे भी हो गए, लोग मस्त हैं ही, लोग रख लेंगे आपको ऐसे। नागरिकता नहीं भी मिलेगी कई सालों तक, कोई बात नहीं। नागरिकता किसको चाहिए आज की दुनिया में, तो लड़ क्यों रहे हैं, चाहिए क्या, सिटीजनरी राइट, यानी एक नया वर्ड है। आप कई तरह के अधिकार जानते हैं, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, एक गवर्नेंस का अधिकार होता है, उसको कहते हैं सिटीजनरी राइट्स। अच्छा हवा, पानी, भोजन, भ्रष्टाचार मुक्त सेवा का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, अच्छे है ना, क्या है, वस्तु सेवा की प्राप्ति का अधिकार, रोजगार प्राप्ति का अधिकार, ये सब क्या 80s के बाद ऐसी चीजों की डिमांड्स की जा रही है। ऐसे जगह में इंडिया में हमें ध्यान इस बात पे देना चाहिए कि हर व्यक्ति को सिटीजनरी राइट्स मिले रादर दैन की सिटीजनशिप। हमारा देश को गरीब हो जाए और हम लोग को नागरिकता मिली हुई रहे, कितने लोग रहेंगे बताइए। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इसीलिए ये जो विवाद है वो उस विवाद का कोई ऐसा कोई बहुत लॉजिक या तर्क है ही नहीं, है ना। तो जैसे ही आप ये सब गवर्नेंस का एक चम्मच डालेंगे ना उसमें मसाला, उसकी अद्वितीय राइटिंग हो जाएगी आपकी, एक ही बार में एक्सेप्ट, है ना। ये क्या कमाल का ये लॉजिक है और किस तरह की बात है, इसलिए सब डाला करो उधर, है ना। राजनीति में प्रशासन को मिलाओ और तब देखो क्या होता है, कमाल। तो निवेश आपका खराब होगा क्योंकि लोग भागेंगे यहाँ से, आपके यहाँ से चले जाएंगे, प्रक्रियात्मक जटिलताएं बढ़ेंगी, इससे दिक्कत होगा। मार्केट जो है ये निरुत्साहित हो जाएगा, जो मार्केट अपना डिमांड एंड सप्लाई से चलता है, ऑटोनॉमी से चलता है, मार्केट की ऑटोनॉमी भंग होगी। इसलिए ये मॉडल ना करें, ये इसको लेने की जरूरत नहीं। जो भी सभ्य देश हैं, स्वीडन, अमेरिका, जहां पे भी ये है, फ्रांस, वहां कहीं पे भी मार्केट फोर्सेस को आरटीआई के दायरे में नहीं रखा गया है। इसके स्थान पर हम ये ले सकते हैं, जैसे हम ओम्बड्समैन बनाए, पढ़ाएंगे आपको ओम्बड्समैन क्या होता है। अभी आप समझिए शिकायत निवारण करने का एक तंत्र होता है भारत में, पब्लिक सेक्टर में लोकपाल, लोकायुक्त जैसी संस्थाएं होती हैं, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी सेवा क्षेत्र में वस्तु की सप्लाई जहां हो रही है वहां भी हो सकता है। जैसे बैंकिंग लोकपाल होता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंक में प्राइवेट बैंक भी शामिल हैं, उनके लिए भी होता है। आप जैसे कोई सर्विसेज देते हैं वहां पे भी होता है, कोचिंग के लिए ओम्बड्समैन होना चाहिए, किसी भी हेल्थ सर्विसेज के लिए ओम्बड्समैन होना चाहिए, जहां कस्टमर के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेस किया जाए। तो एक संगठन ऐसा हो जो उपभोक्ता के हित के लिए काम करे,
अगर ये करें तो प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा हम अकाउंटेबल बना सकते हैं। आखिर आरटीआई के दायरे में बाजार या निजी प्रशासन को हम क्यों लेना चाहते हैं? उनको उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। वो तो पहले से ही पारदर्शी है, अपने ग्राहक में ही ईश्वर के तत्व ढूंढते हैं। नहीं तो ग्राहक दुखी तो उनका काम चलेगा नहीं, अस्तित्व बिगड़ जाएगा। लेकिन और ठीक कर सकते हैं, उनको ओम्बड्समैन के सिस्टम से प्लग कर दे, इजी हो जाएगा। हमारे पास उपभोक्ता अधिकार कानून है 86 का, इसका थोड़ा सा विस्तार कर लें तो अच्छा हो जाएगा। गवर्नमेंट में कॉम्पिटिटिवनेस जितना बढ़ा रहे, प्रतिस्पर्धा जितनी रहे उतना अच्छा होगा। जैसे सरकारी कंपनी भी है तो एक ही सेक्टर में 2-3 काम करे। मान लीजिए टेलीकॉम है, 2-3 सरकारी कंपनी है, जितना प्रतिस्पर्धा होगा तो क्या होगा, आपस में कॉम्पीट करेंगे तो सस्ते से सस्ते दर पर बेहतर से बेहतर सेवाएं देना चाहिए। आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एक ही एयरक्राफ्ट होता और वो सरकारी होता, तब वो बहुत महंगा होता, हो सकता है 50,000 रुपए का होता, आप जा ही नहीं पाते। अब क्या है, मल्टीपल प्लेयर्स हैं। अब इंडिगो है, विस्तारा है, एयर एशिया है, स्पाइस जेट है, बहुत सारा। अब इसी में एयर इंडिया भी है, अब भले वो टाटा के यहाँ चला गया हो। तो मल्टीपल एजेंसी है जो सर्विसेज दे रही हैं, तो सब क्या चाहेंगे, हम कस्टमर को आकर्षित करें। कस्टमर आकर्षित करने के लिए कम से कम पैसे पर बेहतर सर्विसेज देंगे, खाना, उसके क्रू मेंबर्स, है ना, जितना लग्जरी वो चाहेंगे। इसका फायदा किसको है, कस्टमर को। ये तो तब होगा जब सरकार का आकार छोटा करोगे तब, है ना। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग से होगा जो गवर्नेंस कहता है। अगर आप सरकार के आकार को बढ़ाओगे बाजार में हस्तक्षेप कर करके, तो ये चीजें तो बिगड़ जाएंगी, कंपटीशन खराब हो जाएगा। उस केस में हम अच्छी व्यवस्थाओं को लेकर के चल नहीं पाएंगे। तो यहां पे हमें ना के साइड में जाना है। राजनीतिक दल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ना बोलते होते हाँ 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 आवाज आना चाहिए। बोलना ना है, हाँ जैसा लगना चाहिए, वहां पे हम उनको दायरे में ले लें, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के भाग होते हैं। निजी क्षेत्र होना चाहिए कि नहीं, तो ना, और सुनाई भी ना ही पड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा कैसे लिखेंगे इसको, इस पर बात कर लेते हैं। एक टाइटल दे दीजिए, बाजारीय शक्तियां ऑब्लिक निजी संगठन और आरटीआई। बाजारीय शक्तियां ऑब्लिक निजी संगठन और आरटीआई। ठीक है, लिखिए। यह भी एक चर्चा का विषय है, यह भी एक चर्चा का विषय है कि बाजारीय शक्तियां आरटीआई के दायरे में होनी चाहिए या नहीं, आरटीआई के दायरे में होनी चाहिए या नहीं, क्वेश्चन मार्क। पैराग्राफ छोड़कर, यदि बाजार को भी आरटीआई के नियंत्रण में रखा जाएगा, आरटीआई के नियंत्रण में रखा जाएगा, तो इससे यह तो संदेश जाएगा कि ऐसी सरकार विनियामक प्रकृति की है, ऐसी सरकार विनियामक, रेगुलेटरी, है ना, रेगुलेटरी प्रकृति की है। अर्थात बाजार को डांटने धमकाने नियंत्रण में रखने, बाजार को डांटने धमकाने नियंत्रण में रखने पर बल देती है। साथ ही यह अति राज्यवाद की ओर, ओवर स्टेटिज्म, अति राज्यवाद की ओर बढ़ता हुआ एक कदम साबित होगा, जो गवर्नेंस की संकल्पना का विरोधी है, गवर्नेंस की संकल्पना का विरोधी है। इतना ही नहीं, आरटीआई के दायरे में निजी संगठनों को लेने से न सिर्फ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दुष्प्रभावित होंगे, बल्कि भारतीय उद्यमी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक निवेश करेंगे, जिसका दुष्प्रभाव
जिसका दुष्प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यह भी चिंता व्यक्त की जाती है, फुल स्टॉप के बाद यह भी चिंता व्यक्त की जाती है कि यदि आरटीआई का दायरा निजी क्षेत्र तक जाता है तो बाजार में भी प्रक्रियात्मक जटिलताएं बढ़ेंगी, और बाजार के निरुत्साहित होने से विकास की प्रक्रिया धीमी होगी। अतः आरटीआई कानून के दायरे में प्रत्यक्ष रूप से बाजारीय शक्तियों को न लेकर निम्नांकित सुधारात्मक प्रयास बाजार में और पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। क्या क्या प्रयास होंगे? एबीसीडी या पॉइंट में डाल दीजिए। पहला, ओम्बड्समैन, लिख दीजिए आप। जैसे कि आरटीआई का सब चीज ज्ञाता हो गया, अब आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा इसमें। ऐसी जिस दिन ओम्बड्समैन लोकपाल लोकायुक्त पढ़ लेंगे उसके भी मामले में कोई टिक नहीं पाएगा। पहला लिख दीजिए, ओम्बड्समैन से बाजार को जोड़ना। ठीक है, ओम्बड्समैन से बाजार को जोड़ना। ठीक है, ये जो ओम्बड्समैन है ना, ये शब्द स्वीडिश वर्ड है। स्वीडन में सबसे पहले 1809 में इसे शुरू किया गया। इसे हमारे यहाँ लोकपाल के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट्री कमिश्नर के नाम से जानते हैं, रूस में, चाइना में प्रोक्रेटर जनरल के नाम से जानते हैं, है ना, और कई जगह ओम्बड्समैन ही कहते हैं। ये बेसिकली क्या करता है? शिकायत का निवारण। आप इसमें एक एरो देके ऐसा लिख दीजिए, एक गोल करिए ओम्बड्समैन को। अभी के लिए इतना ही, बाकी तो आप इसका पीएचडी हो गया कुछ ही दिनों में, कल ही परसों में शुरू कर दिया, एक आध चैप्टर के बाद। ओम्बड्समैन में गोल करके एरो निकालिए और लिखिए वहां पे इसका मुख्य कार्य नागरिकों ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करना होता है। ग्राहकों के शिकायतों का निवारण करना होता है। ठीक है, तो ओम्बड्समैन से प्लग करिए सिस्टम को, जो भी मार्केट फोर्सेस है वहां पे, तो कस्टमर के लिए और अकाउंटेबिलिटी उनमें बढ़ेगी, है ना। ओम्बड्समैन वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है इमिनेंट जुरिस्ट, लेकिन ये करता यही, और इस पे अलग से बात होगी डिटेल्स। दूसरा पॉइंट, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में संशोधन करके उपभोक्ता न्यायालयों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। उपभोक्ता न्यायालयों की संख्या में अभिवृद्धि करनी चाहिए, है ना। ऐसा करने से थोड़ा और सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट, सरकार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे, इसके लिए मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब अगर हम करते हैं तो चीजें ठीक होंगी, इनके कंट्रोल में नहीं लेना। एक सवाल लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, क्या कारण है कि सूचना के अधिकार के दायरे में बाजार या निजी संगठन को शामिल नहीं किया गया है? अपने तर्क प्रस्तुत करें। क्या कारण है कि सूचना के अधिकार के दायरे में बाजार या निजी संगठन को शामिल नहीं किया गया है? अपने तर्क प्रस्तुत करें। ठीक है, अब आपके पास लॉजिक है, आरटीआई क्या है, बैकग्राउंड लॉजिक यहां से निकालना है, अपनी बात को तार्किक तरीके से कह देना है, पॉइंटेड फॉर्म में नहीं कहना है। एनालिटिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जाता है बहुत पॉइंट्स में, कहीं पॉइंट्स डालिए जहां रिक्वायरमेंट है। गवर्नेंस के मैक्सिमम कुछ जो क्वेश्चन में डिबेट वाले हों, जैसे वो सीबीआई वाले क्वेश्चन थे, डिबेट था, है ना, तो कहीं पे तथ्य भी देंगे तो पॉइंट में दे दिए, लेकिन एनालिसिस जरूर चाहिए। ठीक है,
अब जैसे यही क्वेश्चन आपने देखा 2020 में आया था कि जो चेंजेस हुए हैं वो सीआईसी के सूचना आयोगों पर प्रोफाउंड इंपैक्ट डालेंगे, बहुत गंभीर प्रभाव डालेंगे, है ना। तो इसको अगर हम पॉइंट में बताएं तो वो महसूस ही नहीं होगा, वो फील ही नहीं आएगा कि आंसर इसका हो पाया। तो इसीलिए विश्लेषण की भी अपनी महत्ता है और अकॉर्डिंग टू द डिमांड, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मान लीजिए कैसा आ जाता है कि आरटीआई आंदोलन में, है ना, पॉलिटिकल पार्टी या सरकार, सिविल सोसाइटी और न्यायपालिका तीनों ही लिख दे कि इनके भूमिकाओं का वर्णन करें, तो यहाँ बहुत एनालिसिस करेंगे तो काम खराब हो सकता है। तो यहाँ पे हम पॉइंटेड फॉर्म में जाके कुछ मिला जुला स्टेटमेंट लिखते हुए अपना काम चलाएं। तो कई बार हमें कोई एक फिक्स फॉर्मूला लेकर नहीं चलना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा होगा और इसमें यही करना जरूरी है या पॉइंट ही में लिखना है, एकदम नहीं, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। मैं बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा ये सब होता जा रहा है ना मैकेनिज्म कि ऐसा करना चाहिए वैसा, उतना ही रिजल्ट कम आता है। एक जमाना ऐसे देखे हैं हम लोगों ने, जबकि इतना अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, इतना वो क्या कहते हैं करंट अफेयर्स, जो करंट मार देता है, वो सब भी इतना नहीं होता था, बच्चे धड़ आईएएस बनते थे, ठीक है। अभी इतना कुछ है, इतना डिजाइन है, इतना सोच है, तो भी ये गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि नेचुरल चीज नहीं है ना, उसमें कंटेंट है ही नहीं, आंसर राइटिंग है, कंटेंट है ही नहीं, तो किस बात का अंक मिलेगा। और यूपीएससी ने लिख के दिया है कि क्या है कि सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं मिलेगा, लिख के देते। सीबीआई का जो क्वेश्चन था उसमें कोई सतही ज्ञान पे लिखे, कितने भी अच्छे से डिजाइन हो, डायग्राम हो, होता है ना कि भाई ऐसा होना चाहिए, कुछ फायदा उससे थोड़ी हो। जैसे होटल वाले क्या बोलते हैं, हमारे पास वाईफाई है, गार्डन है, ब्रेकफास्ट मिलता है, ऐसा है वैसे 10 पॉइंट लिख के रखे, और जाओगे तो 2 पौधा रखा होगा, वो गार्डन है उसके, वाईफाई कभी आ रहा है कभी जा रहा है, और कोई कुछ ना लिखा है कि हाँ ये है ये है ये है, और एकदम अंदर से पागल बना चुका है, इतना सेवा किया है कि कहाँ हम दोबारा जाएंगे ये कहने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आंसर पढ़ने वाला उसको ज्योग्राफी पढ़ के ज्योग्राफी जैसा लगे, किसी ज्योग्राफी आता है, ज्योग्राफी का वोकैब, ज्योग्राफी का स्टाइल, ज्योग्राफी का मूड ये दिख रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ के इकोनॉमिक्स का वोकैब, इकोनॉमिक्स का स्टाइल, इकोनॉमिक्स के तरीके से लिखा है, बताया है, डिमांड के अकॉर्डिंग किया है, बस नंबर देता चला जाए। इसको हम समझें। अब ये एक लंबी यात्रा पूरी हो गई, यहाँ पे एक नया चैप्टर लिख दीजिए, सिटीजन चार्टर। हालांकि अभी एक डायमेंशन इसको और भी देखेंगे, एक एक्ट है बताएंगे उस दिन, है ना, सर्विस गारंटी एक्ट से कंपेयर भी करेंगे, एक नया चैप्टर। सिटीजन चार्टर, या इसको हम कहते हैं नागरिक घोषणा पत्र, है ना, नागरिक घोषणा पत्र। अब ये जो संकल्पना है इसका उद्भव यूके से हुआ है, और यहीं से हो ही सकता था, कहीं और से हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही वो राष्ट्र है जो धीरे धीरे प्रथा, परंपरा, रूढ़ियों से बदलाव सीखता है और पूरी दुनिया को सिखाता है। जैसे आपको कभी हमने रॉबिन हुड की कहानी सुनाई होगी, शायद नहीं सुना है, सुने होंगे। मतलब एक बहुत बहादुर आपके जैसा व्यक्ति था यूके में 1199 में, नॉटिंघम में, इंग्लैंड से नीचे थोड़ा सा नॉटिंघम, है ना, और वो अमीरों को लूट के गरीबों को दान करता था, इसलिए पॉपुलर था, है ना, तो उसको महत्व दिया गया, ठीक है। एथिक्स के डायमेंशंस होते हैं ना, डियोंटोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल। टेलियोलॉजिकल बेसिस पे हम इसे एथिकल ही कहेंगे, जिसमें साध्य अच्छा हो, तो इसका भी साध्य अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है, गरीब को लूट के अमीर को दान कर रहा है, तो उल्टा अमीर को लूट के गरीब को दान कर रहा है ना, तो लोगों का हीरो था। इसके प्रभाव से 1215 में एक इंग्लैंड का राजा जॉन ने मैग्ना कार्टा साइन किया, नाम सुने होते, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा में भी नागरिकों के हितों के लिए, अधिकारों के लिए कुछ चीजें थी। 1215, कितना पुरानी बात है कि भाई हम आपसे टैक्स देने आएंगे तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे देंगे, यूजुअली लूट लेते थे, गड़बड़ करते थे। उसी का ये बढ़ता हुआ, मतलब 1215 की जो कहानी है यहाँ से देखें तो ये जो है ना, बढ़ते बढ़ते एक प्रधानमंत्री आए, और टाइम है 1991, ठीक है, जगह है यूके, और प्रधानमंत्री हैं जॉन मेजर, ठीक है, जॉन मेजर कंजर्वेटिव पार्टी से थे मार्गरेट थैचर के बाद, और गवर्नेंस के रिफॉर्म्स में ही हो सकते हैं ऐसे, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए थे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के प्रभाव से, रॉबिन हुड, इनके प्रभाव से यहाँ पे क्या हुआ, मैग्ना कार्टा, नागरिकों के हितों के लिए ये हुआ, और ये किंग जॉन ने साइन किया था, बड़ा गड़बड़ राजा था, है ना, बस ये साइन करके मर गया, एक ही अच्छा काम किया, इसका नाम हो गया किंग जॉन, ठीक है। और एग्जैक्टली इसके बाद धीरे धीरे नागरिकों के अधिकारों के लिए बातें हुई, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन के हल्ले व नारे आगे बढ़े, 1687 और 88 का बिल ऑफ राइट्स आप जानते हैं, है ना, एक तरीके से। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1687 बिल ऑफ राइट्स, इसका संबंध किससे है, नागरिक से। बिल ऑफ राइट्स जिसको अमेंड करके अमेरिका के संविधान में डाला गया। अमेरिका का संविधान 1789 से चला, मूल संविधान में अमेरिका में कुछ भी मूल अधिकार नहीं रखे गए थे। जैसे आप कहते हो ना कि हम लोगों ने कहां से नकल किया, अमेरिका से, वो कहां से लिए थे, इनसे लिए थे। यही बिल ऑफ राइट्स, इसमें अमेंडमेंट करके और 1791 में अमेरिका में डाला गया। अमेरिका में जो फंडामेंटल राइट है, उसका जो स्कीम्स है, उसमें दोनों तरह के मॉडल्स पर ध्यान दिया जाता है ना, कार्यपालिका और विधायिका, दोनों के अन्याय से बचाने के लिए न्यायपालिका काम करती है। जबकि यूके में शुरू से ही विधायिका को शुभ तत्व माना है, सोवरेन है पार्लियामेंट, विधायिका से डर नहीं लगता जी यूके में, सिर्फ कार्यपालिका के प्रकोप से बचाने के लिए काम करती है। दोनों के मॉडल में अंतर है ना, और हमने दोनों का मिक्स मॉडल अप्लाई किया हुआ है। आर्टिकल 13 यूएसए का मॉडल का उदाहरण है। और इसी तरीके से अगर अमेंडमेंट प्लेस करते हैं हम किसी फंडामेंटल राइट में कार्यपालिका के बिहाफ पे, उनके इन्फोर्स से, तो यूके का मॉडल भी नजर आता है, ठीक है। तो यही सब उनके यहाँ चल रहा था। ये सब क्या है, ये कानूनी एक तरह से दस्तावेज, इसमें क्या है, लॉ या लिगैरे छुपा हुआ है। लॉ कहां से आया है, द टर्म लॉ हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम लिगैरे। लिगैरे मींस टू बाउंड, टू कंट्रोल, बांधना, डांटना, धमकाना, यहीं से क्या बना है, लॉ। कानून जो है, हालांकि इसका संबंध डांटना, धमकाना, बांधना नहीं होता है। लॉ फॉर द लिबरेशन, लिबर्टी से जुड़ा हुआ है, लिबरेट करता है। लॉ जो है लिबरेट करता है। प्रीलिम्स में आजकल ऐसे कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल भी पूछते रहे, इसी तरीके की चीजें सोची जा रही थी। इसी में आगे बढ़ेंगे तो मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1937 का वहां पे हो जाएगा। और फिर इसी क्रम में बढ़ते हुए कि विपक्ष के नेता को मजबूत करोगे तो नागरिकों के राइट्स बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। जॉन हॉबहाउस को 1826 में वहां पे बनाया गया, शायद हमारे पास कहीं देखते हैं, फोटो दिख रहा है क्या इनका।
1826 में कुछ बातें ऐसी हुई जो ऐसा लगा कि ये है ना, जॉन हॉबहाउस, ये ब्रिटेन के विपक्ष के नेता हैं, और ये राम सुभग सिंह है ना, ये फॉर्मली इनको 1969 से मान्यता मिली यहाँ पे। ये माना गया कि भाई ये रहेंगे तो सिटीजन्स राइट्स और अच्छे से होगा, नागरिक अधिकार को सुनिश्चित रखने के लिए ये बात जरूरी है, ठीक है, ऐसा था। इसी क्रम में एक व्यक्ति आ गया, एक प्राइम मिनिस्टर, जिनको लगा कि ये सब बेकार की बात है ना। कहाँ थे हम? चलो कहीं भी थे, नया आ जाते है ना। तो जॉन मेजर को ये लगा कि ये सब चीज हम जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। मतलब क्या कर रहे हैं, कानून वानून बना के हमेशा हम कोई सिस्टम डेवलप करते हैं। कानून की अपनी एक सीमा होती है। जैसे हमारे देश में भी उस लॉजिक के आधार पर देखें तो जैसे भ्रष्टाचार निरोधक कानून हमारे यहाँ बहुत पहले से 1947 से 1988 में राजीव गांधी ने अमेंडमेंट किया, तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? चाइल्ड लेबर 1986 से चाइल्ड लेबर खत्म हो गया क्या? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 से, तो क्या हमारे यहाँ माताओं बहनों को प्रसूति के दिनों में प्राइवेट प्लेयर्स पैसे दे देते हैं? नहीं करते हैं, दमन होता है। न्यूनतम मजदूरी का कानून, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, बहुत सारे कानून हमने बनाए, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है ना। अब तो आरटीआई भी पढ़ चुके, पारदर्शिता उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए। उसका हालात क्या है? जो भी पढ़े हो कमजोरी पढ़े हो, कमियां ही पढ़े हो ज़्यादा से ज़्यादा, कोई बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। तो जॉन मेजर ने कहा कि एग्जैक्टली सिटीजन चार्टर ये जो है ना, ये चार्टर लिखने से मत सोचिए ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं होगी, ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, समझौता है। लेकिन ये वैसा समझौता नहीं है जैसा मैग्ना कार्टा था, जैसा बिल ऑफ राइट्स है, जैसा मिनिस्टर ऑफ क्राउन एक्ट है, इस तरह की बातें इसमें नहीं है। 1826 में कानून बना के वहां पर विपक्ष के नेता को परिभाषित किया गया। हमारे यहाँ मोरारजी देसाई ने 1977 में किया, जो राम सुभग सिंह आप देख रहे थे, यही प्रोसेस आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये सब इसका संबंध नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट या समझौता जो है इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। इसकी कैसी बाध्यता होती है? सामाजिक बाध्यता, नैतिक बाध्यता। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? सामाजिक, और इसकी कानूनी बाध्यता नहीं होती है ना। कैसी बाध्यता होगी इसकी? नैतिक बाध्यता होगी। इसीलिए जीएस पेपर 4 में प्रोबेटिंग गवर्नेंस में भी सिटीजन चार्टर देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें दो पहलू हमारे पास दिखाई देते हैं, ठीक है। एक तरफ इसमें कौन है? गवर्नेंस यानी प्रशासन जो सेवाएं देगा, और दूसरी तरफ इसमें नागरिक या ग्राहक, ठीक है। एक तरह का जो समझौता है ये प्रशासन और नागरिक के बीच में होता है, जिसमें एक तरफ नागरिकों के अधिकार क्या हैं या कौन कौन सी सेवाएं हम उनको देने वाले हैं ये हम बताते हैं, दूसरी तरफ प्रशासन के कर्तव्य क्या हैं ये बताते हैं। अगर ये अधिकार नागरिकों को नहीं मिलते हैं तो शिकायत निवारण कर सकते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल कर सकते हैं। क्योंकि ये नैतिक है, कानूनी बाध्यता नहीं होती है, तो किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, न्यायालय में आप नहीं जाते हैं, उसी संगठन में आकर के आप अपने शिकायतों का निवारण कर सकते हैं। जॉन मेजर का ये सोच है कि अब हो गया बहुत, कानून 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 बनाने से सब कुछ होता नहीं है, कुछ नैतिकता की कसौटियों पर भी होता है। तो एक और प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरीके से पहल की, लिख दीजिए सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर या नागरिक घोषणा पत्र, नागरिक घोषणा पत्र प्रशासन और सरकार एवं नागरिकों के बीच में किया जाने वाला एक सामाजिक समझौता है। सामाजिक समझौता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी नैतिक बाध्यता होती है, जिसकी नैतिक बाध्यता होती है। कॉमा, इसकी कानूनी बाध्यता नहीं होती। कानूनी बाध्यता नहीं होती। इसमें एक तरफ नागरिकों के अधिकारों पर बल दिया जाता है, या जिन वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करनी है, जिन वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करनी है, उससे नागरिकों को अवगत कराया जाता है। वहीं प्रशासन के क्या कर्तव्य होंगे, इसे भी स्पष्ट किया जाता, यदि नागरिकों को, फुल स्टॉप के बाद, यदि नागरिकों को ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, तो वे न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, बल्कि उसी प्रशासनिक संगठन के द्वारा शिकायतों का निवारण होगा, जिसने सेवाएं प्रस्तुत की हैं, ठीक है।
ये है कॉन्सेप्ट, ये तो आपको लिखवाया समझने के लिए, इसीलिए क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो थॉट प्रोसेसिंग से आएगा, ठीक है। जब भी 150-250 में कोई सवाल आए सिटीजन चार्टर का, तो इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, सिंपल एक लाइन लिखना है कि सिटीजन चार्टर एक सामाजिक समझौता है जिसमें एक तरफ नागरिकों के अधिकार, दूसरी तरफ प्रशासन के कर्तव्य दिए जाते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी लिखिए पैराग्राफ छोड़। सिटीजन चार्टर शब्द का आविष्कार जॉन मेजर जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा ब्रिटेन में 1991 में 1991 में किया गया है। पूरी दुनिया में पहली बार इसकी शुरुआत ब्रिटेन में जॉन मेजर के द्वारा 1991 में की गई, और यह प्रस्तुत किया गया कि यह सिर्फ शिकायत निवारण का तंत्र नहीं है, बल्कि शासन व्यवस्था में सुधार के लिए पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाने के लिए एक मसौदा है, प्रस्ताव है ना। अब ये लंबी कहानी है, कल बात करेंगे इस पर डिटेल से, और सिटीजन चार्टर के क्या प्रभाव हैं, कमियां हैं। इंडिया में तो हम अभी आए ही नहीं हैं, इंडियन मॉडल कैसा है, कैसे हम लोग इसमें आज की स्थिति को देखते हैं, क्या होना चाहिए, इसमें मल्टीपल पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।